स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे टारगेट गुरुकुल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे अबाउट बीकॉम का जो सेकंड सेमेस्टर है उसको कैसे डील करें। रिसेंटली अभी आप लोगों की एग्जाम की डेट शीट आई है और इस एग्जाम की डेट शीट को अगर मैं देखूं तो अप्रॉक्स 20 अप्रैल 2024 से आप सबके एग्जाम ऑन गोइंग होने वाले। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि कैसे आप अप्रोच को अपनाओ, किस अप्रोच से आप चलो कि आपका जो सिलेबस है वो विद इन टाइम फ्रेम में कंप्लीट हो जाए। तो आप लोग मुझसे पहले मिल लीजिए। मैं आपको प्रीवियस वाले सेशन में आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ा रही थी। फर्स्ट सेमेस्टर का सफर खत्म हो गया है तो अब सेकंड सेमेस्टर को डील करने के लिए हमारी पिछली बार भी वीडियोस आई थी जिसमें कि मैंने आपको बताया था हाउ टू अप्रोच योर सेमेस्टर और सेमेस्टर पैटर्न। फर्क सिर्फ इतना था, सेमेस्टर वन में जो आपका थ्योरेटिकल पैटर्न था उसके अकॉर्डिंग अभी सेमेस्टर टू में एमसीक्यू पैटर्न है। तो आपको एनईपी के अनुसार जो है ये पूरा टैकल करना है सारी चीजों को। और आई नो दैट 25 डेज, विद इन 25 डेज में इन सारी चीजों को, इन सारे सब्जेक्ट्स को टैकल कर पाना नामुमकिन सा है। तो अगर मैं देखूं तो नामुमकिन तो नहीं है लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। उस मुश्किल को कम करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ। मेरा नाम मुस्कान है और मैं एज अ एजुकेटर आप लोगों को अब पढ़ाऊंगी। ठीक है, और मैं पढ़ा भी रही थी। तो मैंने अपना बीकॉम एंड एमकॉम एलयू से ही कंप्लीट किया है। तो मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज है कि आपका जो एमसीक्यू पैटर्न है वो किस तरीके से आने वाला है। तो अभी अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम से अभी से एग्जाम तक आपको रेगुलर लेक्चर्स मिलेंगे। आप हमसे यूट्यूब से जुड़ सकते हैं और आप हमसे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। मान लीजिए कि आपको अगर एप्लीकेशन पे आना है तो आपने कुछ नहीं करना है, आप प्ले स्टोर पे जाओगे और प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे और आप अपना यूनिवर्सिटी चूज करके सेकेंड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर जो कि ऑन गोइंग है उसको डील कर सकते हो वहां से। और दूसरी चीज ये है कि मान लो जैसे कि अगर आपको वहां पे लेक्चर्स देखने तो आप वहां से भी लेक्चर्स देख सकते हो, और अभी यूट्यूब पैटर्न पे हमारी एक स्पेसिफिक टाइम पे आप क्लास अगर अटेंड करोगे तो भी आप यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि आपको इन सारे सब्जेक्ट से डील कैसे करना है। पहली चीज, आपके पास में सब्जेक्ट अगर आप देखो तो मैं ये स्पेसिफिक वीडियो सेकेंड सेमेस्टर को डेडिकेट करती हूँ। तो यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में अगर आप चेक करो, आपके पास में सब्जेक्ट हैं जो कि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, पब्लिक फाइनेंस, बिजनेस कम्युनिकेशन, सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एंड वोकेशनल कोर्स। ठीक है, अब ये सारे सब्जेक्ट आपने कैसे पढ़ने। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड जो आपका ये बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ये एक दो ऐसे क्रूशियल सब्जेक्ट हैं जिसको कि लोगों को डिफिकल्ट लगता है पढ़ने में। तो अभी के लिए 20 डेज का स्ट्रेटेजी कैसे बनाए ये हम देखेंगे। दूसरी चीज ये है बिजनेस फाइनेंस आपका कैसा है। ठीक है, बिजनेस फाइनेंस पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पैटर्न पे है तो ये हो जाएगा। और बिजनेस कम्युनिकेशन हम डील करेंगे और सेलिंग एडवर्टाइजिंग डील करेंगे। आपने पढ़ते टाइम पे एमसीक्यू प्रिपेयर करते रहना है। ठीक है, एमसीक्यू प्रिपेयर करते रहना है। क्यों करते रहना है? इस वजह से करते रहना है क्योंकि अगर आप एमसीक्यू प्रिपेयर नहीं करेंगे तो यू विल लूज योर मार्क्स, बिकॉज अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी अकॉर्डिंग टू पैटर्न तो फिर कैसे चलेगा सारी चीजें। ठीक है, अभी कैसे डील करना है आपको। जैसे कि आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो पेपर P7 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। नाउ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपका ट्वेल्थ क्लास में अगर आप देखो तो ट्वेल्थ क्लास में अगर आपके पास में कॉमर्स थी तो मोस्ट ऑफ जो सिलेबस है वो वहीं से कंप्लीट हो जाता है। अगर ये वहीं से कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास में थोड़े से कुछ ऐसे टॉपिक बचते हैं जो कि आपको इन डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ती है। कौन कौन से वो चैप्टर्स हैं ये देख लेते हैं। जैसे कि आपने कैसे पढ़ना है।
अभी के लिए मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जहां से भी आप पढ़ रहे हो वहां से आपने बेसिक नॉलेज ले रखी है, ठीक है। तो आप यूनिट 1 को पहले प्रिपेयर ना करके आप यूनिट 2 से स्टार्ट करो, ठीक है, यूनिट 2 से स्टार्ट करो। और फिर उसके बाद में यूनिट 3 से स्टार्ट करो, फिर यूनिट 4 पढ़ो, फिर वापस से यूनिट 1 पढ़ो। क्यों ऐसा क्यों करना है आपको यूनिट 2 से स्टार्ट करने के लिए, मैं क्यों बोल रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि यूनिट 1 आपका इजी यूनिट है, और जब आपका एग्जाम स्टार्टिंग में हो, मतलब जब आपके एग्जाम होने वाले हो 20 अप्रैल से होने वाले, तो वहां पे आप इस वाले यूनिट को आखिरी में पढ़ोगे तो वो आपको ज्यादा टाइम तक याद रहेगा। तो वो चीज है कि आप यूनिट 1 को आखिरी में पढ़ो, ठीक है, क्योंकि इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आएंगे। वहीं अगर मैं बात करूँ यूनिट 2, ये मोस्ट एक ऐसा है कि जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलती है देखने के लिए। तो अगर आपको प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी मिलती है तो आपको कंडीशंस याद करनी पड़ेंगी, 5 बेसिक कंडीशन, ट्रांसफेरर कंपनी का जर्नल एंट्रीज एंड ट्रांसफेरी कंपनी का जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद में उनका जो एमलगमेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 है और उसके टाइप्स ऑफ एमलगमेशन पढ़ने पड़ेंगे। तो ये आपका यूनिट बड़ा है, इसको पढ़ने के लिए अप्रोक्स आपके 5 to 7 डेज का रिक्वायरमेंट होता है। 5 to 7 डेज मतलब 1 हफ्ते के अंदर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 3 को पढ़ने में 7 to 9 डेज लगते हैं, 7 to 9 डेज लगते हैं, और ये आपका 1 हफ्ते से लगा करके 2-3 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। नीड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, एंड इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, और कैपिटल रिडक्शन क्या होता है, और इंटरनल का जो अकाउंटिंग है वो कैसे होता है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का जो अकाउंटिंग है वो कैसे होता है, यहाँ पे यही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। यूनिट 4 में एकदम पार्ट एकदम वाइंड अप है, तो यूनिट 2 और यूनिट 3 पढ़ लिया तो वाइंड अप पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने क्या करना है, डेफिशिएंसी अकाउंट का प्रैक्टिकल ढंग से देख लेना है। क्यों? क्योंकि उसकी एमसीक्यू की बारीकियां जो है वो थोड़ी सी आपकी जो है वो आती है, ठीक है। और लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, क्यों? क्योंकि आपको लिस्ट मालूम होनी चाहिए, लिस्ट ए, लिस्ट बी, लिस्ट सी, ठीक है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। तो अगर आपने ये सारी चीजें 3 यूनिट में अलग अलग तरीके से ये तैयार कर लिया है, तो आप यूनिट 1 पे फिर जंप मारेंगे और फिर एक एक चीजें। अब अगर आप मैंने इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया है, लाइक जैसे कि मैंने इसको पढ़ाने के लिए यूनिट 1 को पढ़ाने के लिए 9 लेक्चर्स लिए हैं, जो कि एकदम बिल्कुल अलग अलग लिए हैं, ठीक है। वो वहां से जा करके आप विजिट कीजिएगा। और बाकी आपको क्या करना है, अब जिन लोगों ने जो है इन डेप्थ स्टडी नहीं करी है वो लोग क्या करेंगे, आप लोग कुछ नहीं करेंगे। आप लोग पहले तो अपने सिलेबस को अच्छे से समझिए, जो टॉपिक आपको पहले आते हैं वो टॉपिक आप उसको देखिए, ठीक है, कि आपको ये टॉपिक आता है तो आप उसको मार्क कर दीजिए। फिर जो अनमार्क चीजें बचेंगी, जो आपकी मार्क नहीं हुई है, उन चीजों को आप रखिए कि आपको वो चीज पढ़नी। उनमें से कोई एक वीक एरिया होगा आपका, उस वीक एरिया को अंडरलाइन करके उस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से देखिए। हमारे साथ में दिक्कत यही होती है, जो हमारा वीक एरिया होता है उसी एरिया को हम जो है छोड़ देते हैं, और उसी एरिया से ही एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है। और बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, नाउ बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा यूनिट 1 है इसमें, और इसमें बहुत सारा वर्क है। तो ये बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। जब बच्चे क्लास में बैठते हैं और पढ़ाई करते हैं, जब ऑनलाइन लेक्चर्स होते हैं हमारे, उस ऑनलाइन लेक्चर्स में हम ये देखते हैं कि बच्चों को बहुत ज्यादा हद तक जो है चीजों बहुत ज्यादा नहीं समझ पाते, क्योंकि लीगल टर्म है। तो अगर आप भी यही प्रॉब्लम फेस करें कि आपको लीगल टर्म समझ में नहीं आते हैं, तो पहली चीज, जब भी लॉ पढ़िए तो लॉ को रियल लाइफ से कनेक्ट करके कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पहले से ही याद होंगी, लाइक जैसे कि अगर मैं देखूं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट
और एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के बाद में इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल डिसाइड कर दिया है। एक्सप्रेस मतलब वो जो कि हमने मुंह से कुछ बोला है, स्पोकन भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लाइक जैसे ऑफिशियल लेटर्स, वो हमारे हो जाएंगे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। प्लस इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट तो हमें तुरंत हिट करना चाहिए कि उसमें हमको पढ़ाया गया है बस वाला एग्जाम्पल। उस पर्टिकुलर रूट पे एक बस चलती है जो कि एक स्पेसिफिक नंबर की है, और जैसे ही वो बस रुकती है, पैसेंजर उसमें चढ़ जाता है, तो वो भी इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और उसको हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, बिहेवियर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आपके पास में आपको ये चीज पता चल गई, तो आपने कैसे उस चीज को कैसे समझा, एग्जाम्पल के साथ में समझा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये यूनिट 1 आपका जर्नल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, और यूनिट 2 आपका स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब सुनिए पढ़ना क्या है। काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके ऊपर आपके एमसीक्यू आते हैं। वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, ठीक है। फिर सेक्शन 10 एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसके फीचर्स आप याद करके जाएंगे। एंड देन ऑफर एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, सेक्शन 3, ये पूछा जाता है। एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ एग्रीमेंट, एंड देन कंसिडरेशन कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11, ये पूछा जाता है आपसे। सेक्शन 13, फ्री कंसेंट के बारे में पूछा जाता है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फ्री इन नेचर है या नहीं है। लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन, कब कब वो कौन कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि आपका एग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो मैं देखूं अगर यूनिट 1 आपका फुल्ली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे एमसीक्यू आना ही है। अगर आप इस यूनिट को स्किप कर रहे हो तो आप एक बहुत बड़ा पोर्शन मिस कर रहे हो। अगर आप देखो तो रेगुलर क्लास में ये पढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ 12 क्लासेस ली है इसको पढ़ाने के लिए, तो ये समझ जाओ कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं देखूं तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जितनी डेफिनेशन है वो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में है। ठीक है, तो आपने डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। अगर आपने डेफिनेशन पढ़ लिया तो आपको मालूम है ऑफर क्या है। ऑफर, वो आपने कोई इच्छा जताई है कि सामने वाला इंसान कुछ करने के लिए या कुछ नहीं करने के लिए उसको कहा गया है, और उसको उसके पास में ये हक है कि वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। तो अगर वो उसको रिजेक्ट करता है या उसको एक्सेप्ट करता है तो हम उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। कुछ करने के लिए, कुछ ना करने के लिए कुछ सहमति दी है तो हम उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। फिर कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, लाइक जैसे कि अगर मान लो मैंने कोई कम्युनिकेशन करा है किसी ऑफर के लिए, तो वो मान लिया जाएगा कि आपने उसके ऊपर अगर कोई जवाब नहीं दिया तो ऐसा मान लिया जाएगा, डीम्ड हो जाएगा कि वो आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड है और आपने ऑफर को स्वीकार कर लिया। एक्सेप्टेंस एंड इट्स रिवोकेशन, आपके पास में एक्सेप्ट करना था लेकिन आपने उसको तोड़ा, आपने उसको रिवोक किया, तो वो रिवोकेशन एग्रीमेंट का। कंसिडरेशन नहीं है तो भी रिवोकेशन हो जाता है कभी कभी। और कंसिडरेशन का क्या मतलब, क्वाइट प्रो क्यू, लाइक जैसे कि सेक्शन 2D में बताया गया है कि कुछ किसी चीज के बदले में आपको जब कोई मॉनेटरी चीज मिलती है या बदले में कुछ इन एनी काइंड ऑफ, तो हम उसको कंसिडरेशन बोलते हैं। कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट की पर्सन वो एग्रीमेंट में या कॉन्ट्रैक्ट में आता है जिसकी उम्र 18 साल से ऊपर की है, वो लुनेटिक या स्टूपिड नहीं हो, और वो ड्रंक ना करता हो। तो ऐसी 3 कंडीशन अगर फुलफिल की जाएगी, और कंडीशन जो तीसरी कंडीशन है वो किसी को लॉ, मतलब लॉ के द्वारा उसके ऊपर कोई मुकदमा ना चल रहा हो, तो अगर ये 3 कंडीशन जो है वो फुलफिल करता है तो उसको कैपेसिटी टू अ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपका वैलिड है, नो वो वॉइड इन नेचर है, बिकॉज माइनर जो है 18 साल से कम का है, आप उससे क्लेम नहीं कर सकते। बट अगर आपने उसकी कुछ नेसेसिटीज को पे करा है तो अकॉर्डिंग टू जो एक्ट है वो आपको हक देती है कि वहां पे आप उस, जब वो कमाने लगेगा, जब उसकी आयु 23 साल से ज्यादा की हो जाएगी, तब उसको वो पैसे वापस कर सकता है। ठीक है,
परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लाइक जैसे कि आपका एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड परफॉर्मेंस होती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूशन में क्या फर्क है। एक बार परफॉर्म हो गया तो एग्जीक्यूशन, एक बार परफॉर्म किसी एक पार्टी से बाकी है तो एग्जीक्यूटरी। तो आपके परफॉर्मेंस भी होते हैं, परफॉर्मेंस अगर नहीं हुआ तो आपको डिस्चार्ज करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट से, तो डिस्चार्ज भी होता है कि मैंने तुमको इस लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया, राइट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में फिर आप पढ़ोगे लाइक जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कब कब हो सकता है, रिवोकेशन हो सकता है, वेवर हो सकता है, और कब हो सकता है आपका ब्रीच, मतलब कि अभी कॉन्ट्रैक्ट को आपको फुलफिल करने की जरूरत नहीं है, काउंटर ऑफर अगर हो गया तो क्या आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच हो जाएगा? आंसर इज यस। अगर आपने कोई एक कंडीशन रखी थी और उसके ऊपर दूसरी कंडीशन रख दी गई तो पहली वाली कंडीशन खारिज हो जाती है, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर मान लो जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया तो क्या उसकी कोई रेमेडी है? क्योंकि लोगों के कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हो जाते हैं तो वहां पे उनको बहुत ज्यादा जो है सहना पड़ता है कि उनका पेमेंट नहीं आ पाता, कहीं कुछ रुक जाता है। एंड देन मेरा और आपका सबसे फेवरेट और एग्जामिनर का भी फेवरेट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। नाउ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का क्या मीनिंग है? ये आपके कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि पहले के टाइम में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था लेकिन ड्यू टू सर्टेन कंडीशंस आपके कॉन्ट्रैक्ट बन गए। लाइक जैसे कि किसी का खोया हुआ छाता मेरे पास में आ गया, मेरा अब ये पूरा का पूरा मुझे ये कोशिश करनी चाहिए और एथिकल भी सही है कि मैं उसको, उस छाते के मालिक को ढूंढूं और उसको छाता दूं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो अलग की बात है कि मैं उसको खोया हुआ उसका सामान दूंगी तो उसका वो कुछ इनाम मुझे दे, लेकिन मैं उसके लिए इनाम की डिमांड नहीं कर सकती। लेकिन देखा जाए तो एथिकली ठीक है ये चीज कि उसको मैं ढूंढ करके दूं। अगर मैंने उसका सामान रख के अपना इस्तेमाल कर लिया और वापस से उसको मिला तो वो मुझ पे क्लेम कर सकता है कि इसको पता था कि ये किसका छाता था और फिर भी इसने नहीं दिया, ठीक है। देन यूनिट 2, यूनिट 2 में क्या है? आपको इंडेमनिटी के बारे में बताया गया, गारंटी के बारे में बताया गया, डेफिनेशन दी गई है, एजेंसी के बारे में बताया गया है, बिलमेंट के बारे में बताया गया है, राइट्स के बारे में बताया गया। तो ये आपकी यूनिट 2 है। अगर आपने यूनिट 1 अच्छे से पढ़ रखा है तो आपका 40% सिलेबस यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। बाकी सब तो कम कम वेटेज रखते हैं, लेकिन 40% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू से यहीं से आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 20% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैसे? लॉ ऑफ एजेंसी हो गया, अनपेड बायर हो गया, और ये सोगा आपको पढ़ के ही जाना है किसी भी कीमत पे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये आपको जो है पढ़ना है, ये ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसमें कुछ एक चीजें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से, प्रोमाइजरी नोट हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़नी है। क्रॉसिंग ऑफ अ चेक हो गया, ठीक है। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के प्रोविजंस आपको पढ़ने, ये मैंने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करा, आप इसको देखोगे। और दूसरी चीज ये है कि अगर आपको कुछ नहीं भी समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे पर्टिकुलर चैप्टर, तो मैं उसको लेकर के आऊं, क्योंकि आपको मालूम है आपकी स्ट्रेंथ एंड आपकी वीकनेस क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे बता दूं कि आपको ऐसे पढ़ना है, आपको वैसे पढ़ना है, बट आपको मालूम है कि आपने क्या पढ़ रखा है और मुझे आपको क्या पढ़ाना है, ठीक है। तो आपका ये बिजनेस लॉ हो जाएगा। देन पब्लिक फाइनेंस, ये आपका एक ऐसा है जो कि पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, तो थ्योरेटिकल है तो आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए इसमें। पब्लिक गुड्स और प्राइवेट गुड्स, ये आपने अभी तक पढ़ ही लिया होगा, ZBB, PBB, जैसे कि ये बजट की टेक्निक्स होती हैं, जीरो बेस्ड बजटिंग, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज और पब्लिक बजट, ठीक है, ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। देन पब्लिक एक्सपेंडिचर कि वेगनार का व्यू क्या था, और फिर उसके बाद में आपका जो है हाइपोथेसिस पिकॉक, वाइसमैन पिकॉक हाइपोथेसिस क्या थी, कैनन अप्रोच क्या होता है, कैनन अप्रोच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू यहीं से बनता है।
क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर और प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है। वहीं अगर आप देखो पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट, तो पब्लिक डेट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है, और पब्लिक रेवेन्यू बाय द वे ऑफ टैक्सेस जितने हैं वो टैक्सेस। अब टैक्सेस के लिए मैं अपना जो रेगुलर क्लास चलती है उसमें बच्चों को समझाती हूँ कि जो आपका टैक्सेस है ना, लाइक जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स, कि जितना जिसकी ज्यादा इनकम होगी उतना वो ज्यादा पे करेगा, ठीक है, उतना टैक्स ज्यादा। प्रोपोर्शनल, जो इनकम जिस तरीके से कमा रहे हैं उस हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट के हिसाब से देना पड़ेगा, ठीक है। फिर रिग्रेसिव, जो जितनी कम इनकम कमा रहा है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक डेट्स कहाँ कहाँ होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और रिडेम्पशन कैसे कर सकते हो, और साथ ही साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग कैसी होती है। सिलेबस अगर मैं देख रही हूँ तो मुझे खुद समझ में आ रहा है कि ये चीजें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है सारी चीजें। अगर आप छोटी सी छोटी चीज भी मिस आउट करोगे तो यू मे लूज 1 मार्क्स, और हम ये नहीं कर सकते, ठीक है। इंडियन पब्लिक फाइनेंस कैसा है, उसमें आप FRBM पढ़ के जाइएगा, और बजटरी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजटरी डेफिसिट्स, ठीक है, फेडरलिज्म क्या होता है, और फाइनेंस कमीशन क्या होता है, ठीक है। करंट फाइनेंस कमीशन कैसा, बजट प्रोसेस क्या होता है, बजट प्रोसेस क्या होता है। एंड देन बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़ने के लिए आपको यूनिट 1 मालूम है मुझे, अच्छे से पढ़ लिया होगा आपने। यूनिट 2 में आपको रोल ऑफ ओपिनियन, एटीट्यूड, बिलीफ, माल फंक्शंस, बिजनेस एटिकेट्स, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये MCQ के पोर्शन है, यहाँ से MCQ आएगा, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, written communication, oral communication, non-verbal communication, technology of business communication। एंड देन यूनिट 4 में आपके जितने लेटर्स हैं सब के सब रट डालिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी MCQ में आती हैं, ठीक है। एजेंडा हो गया, मीटिंग हो गया। अब सेलिंग एडवर्टाइजिंग की बात करते हैं। आपने इसको पढ़ने के लिए रियल लाइफ के एग्जाम्पल को अच्छे से अगर पढ़ रखा है, या फिर आप अभी सेमेस्टर 2 में, तो आपके पास में मार्केटिंग नहीं होगा, ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ के आओ। लेकिन अगर आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो आगे आने वाले 3rd ईयर में जब आपके पास मार्केटिंग सब्जेक्ट होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैसे पढ़ना है, आपको सिंपली सेलिंग कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, नेचर क्या है उसका। फिर पर्सनल सेलिंग क्या होती है। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊं तो पर्सनल सेलिंग को समझने के लिए आप इतना समझ लीजिए कि आप जब किराने के स्टोर पे जाते हो तो वहां पे आपको जो सामान दे रहा होता है बंदा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको अगर आप देखो तो पर्सनल सेलर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, तो वो आपके पर्सनल सेलर्स हो जाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर चीज पे महारत हासिल कर लेते हैं और आपको सेल करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल सेलिंग, आपको अगर प्रोडक्ट मिल रहा है तो अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि वो पर्सन अपने आप में ही एक्सपर्ट है उस प्रोडक्ट को लेकर के। सेल एज अ करियर ऑप्शन, सेल एज करियर ऑप्शन के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को रिफर करती हूँ। आप लोग, रणवीर कपूर की एक पिक्चर आई थी रॉकी सिंह करके आई थी, ठीक है, आप एक बार सर्च करना, गूगल पे स्क्रॉल करना रॉकी सिंह पिक्चर देखने के लिए, क्योंकि सेल एज अ करियर ऑप्शन तो उसमें अच्छे से बेटर से डिफाइन करा गया है, ठीक है। सक्सेसफुल सेल्स पर्सन के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में कंज्यूमर एंड इंडस्ट्रियल गुड्स क्या क्या होता है, सर्विस क्या क्या होती है, ठीक है। अब सेलिंग प्रोसेस क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोस्पेक्ट तैयार होता है, फिर प्री अप्रोच होती है, अप्रोच सेल प्रेजेंटेशन होता है, फिर डेमोन्स्ट्रेशन होता है, हैंडलिंग ऑब्जेक्शन होते हैं, क्लोजिंग द सेल होता है, आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। पहले के टाइम में क्या होता था, सामान लेकर के जो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता खराब हो जाएगा तो, लेकिन आज के टाइम पे आफ्टर सेल सर्विस भी होता है। एडवर्टाइजिंग कॉन्सेप्ट रोल, ठीक है, एडवर्टाइजिंग का आपको ढंग से एकदम पढ़ना है, जितने भी मॉडल्स हैं सबको रट्टा मार लीजिएगा,
आ सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ जो एडवर्टीजमेंट है आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे कि मान लो कोका कोला का ऐड है, ठीक है। अब कोका कोला सभी पीते हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब लोग पीते हैं, तो आपको उसका ऐड किसी अखबार में भी मिलेगा, किसी टीवी पे भी मिलेगा, और आपको रेडियो पे भी सुनने को मिलेगा। वहीं अगर कार का देखो, कार का कहीं पे भी अगर देखो, तो कार जो भी होती हैं वो सारी कार्स का आपको कहाँ पे दिखेगा, वो आपको एडवर्टीजमेंट किसी बिजनेस रिलेटेड किसी मैगजीन में दिखेगा, ठीक है। तो वो किस लिए, क्योंकि वहां पे एक आपकी टारगेट ऑडियंस होती है जिसको आप हिट कर रहे होते हो चीजों को। और फिर ऑप्शन, जो एमसीक्यू ऑप्शन होते हैं उसके लिए डेगमार मॉडल आप अच्छे से पढ़ के जाओगे। आप एडवर्टाइजिंग के मीडिया टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, आप कैसे कैसे दिखा सकते हो। फिर एडवर्टाइजिंग का इफेक्टिवनेस क्या होता है इवैल्यूएशन करने के लिए, और डिफिकल्टीज क्या होते हैं, ये सारी चीजें आप पढ़ के जाओगे तो आपके जो एमसीक्यू फंस जाएंगे, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड कि आप लोग कैसे अप्रोच करो। चीजें ध्यान रखना कि जब भी आप अपना कोई भी चीज को पढ़ो तो बस इतना ध्यान रखना कि आपने पढ़ रखा है उस चीज को, आप एमसीक्यू का प्रैक्टिस करके आए हो, और आपसे क्वेश्चन होगा, बस आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। और अभी भी टाइम है, आप पढ़ाई करो। कोई भी चीज नहीं समझ में आती है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, ताकि मैं आपको बता पाऊँ। कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहते हो तो आप मुझसे बताओ, ठीक है। तो तब फिर पढ़ाई को आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को वाइंड अप करती हूँ। होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, होप कि मैं आपको चीजें बता पाई हूँ। जैसे कि मुझे अभी सिर्फ 25 मिनट बोलते हुए हुआ है, और ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि मैंने आपको उसका जिस्ट ना बताया हो। आप लोग पढ़ चुके हो, आप अपने ऊपर भरोसा रखो, और आपको मालूम होना चाहिए कि आपने क्या कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप अगर कंसिस्टेंसी दिखाओगे तो मैं भी कंस्टेंट ही रहूंगी, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके लिए अब स्पेसिफिक जो है लेक्चर्स लेकर के आएंगे, उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, जिससे कि जो है आपको अपडेट मिलती रहे। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछो। फिर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप मुझसे वहां से भी कनेक्ट हो सकते हैं। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे वहां से कनेक्ट होइए मुझसे। और हमारे एप्लीकेशन पे भी एक डाउट सेशन चलता है, तो आप उससे भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।